अरे मैंने एक तलाक सिर्फ वार्निंग के लिए भेजी थी और तुमने अदालत में जाके खुला ले ली ताकि अपने इस यार के साथ कुछ शादी कर सके। ज़बान संभाल के बात करो अपनी। अपने झगड़े में मुझे मत घसीटो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बकवास करते हुए। आए हाय, बड़ा पारसा बना खड़ा है जैसे कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, इसीलिए तूने अपनी बीवी को तलाक दी। अम्मी तुम छोड़ो, मैं बताती हूँ। ये दोनों मोटरसाइकिल पर मियाँ बीवी की तरह घूमते हैं, दुनिया थू थू करती फिर रही है तुम पे। शायद तुम्हारी माँ बहन तो है ही बेगैरत। अरे तू तो मेरा कोई ख्याल करता, और मेरी बच्ची तेरे बच्चों की माँ है। बच्चे भी छीन लूंगा इससे। छोड़ो मेरे बच्चों को, हाथ नहीं लगाना, मेरे बच्चों को छोड़ो। और मेरी बात सुनो, अगर इसने इसके साथ शादी करने की कोशिश की ना तो इसके मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। तेजाब फेंकोगे मेरे मुंह पे? मेरे मुंह पे तेजाब फेंकोगे? गली में निकल के इतना पिटवाऊंगी ना कि टांगों पे खड़े होने के काबिल नहीं रहोगे। अरे जाओ, पिटवाओगी तुम। अरे तू तो वैसी मर्द मार औरत है। बहुत हो गया, निकल यहाँ से। आइंदा अगर इधर दिखाना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं तुझे। पुलिस ही क्या धमकी देता है? मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा। तुम लोग क्या जाओगे? अगर मुझे अदालत तक भी जाना पड़ा ना तो मैं अदालत भी जाऊंगा, समझे तुम लोग? और नाइला, तुझे मैं ये फ्लैट हड़प नहीं करने दूंगा। नाइला, आप मुझे जिस तरह की बातें बता रही हैं उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि आपके साबिक शौहर और आपका साबिक ससुराल बड़े लालची किस्म के लोग थे। आपके वालिद साहब ने यहाँ रिश्ता तय करते हुए इन लोगों के बारे में कुछ छानबीन नहीं की थी? मेरे सामने मेरे वालिद साहब पुराने ज़माने के वफादार हैं। वो इंसान की ज़बान पे भरोसा करते हैं। उन्हें पता था कि शाहिद की तनख्वाह बहुत मामूली है और नौकरी भी बहुत मामूली सी ही है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि बेटा लड़का बहुत शरीफ है और लड़की अपना नसीब लेके ही जाती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मुझे जहन्नुम में धकेल रहे हैं। शाहिद साहब, ये बताइए कि जब आपको पता था कि आपके ससुराल वाले इस तरह के लोग हैं तो आपने रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी? अरे क्या बताऊं वकील साहब, इंसानी हमदर्दी के तहत मारा गया था। अरे नाइला का तो कोई रिश्ता आता ही नहीं था क्योंकि उसका अफेयर उसके अपने कज़न के साथ चल रहा था और खालिद की शादी कहीं और हो गई। उसके बाद तो बस मेरी माँ को उस पर रहम आ गया। शादी के बाद किस तरह हालात ख़राब हुए? शाहिद की तनख्वाह बहुत मामूली थी, सारी की सारी अपनी माँ के हाथ पे ला के रख देते थे। मुझे इतना भी हक नहीं था कि मैं उसमें से 100 रुपये भी मांगूं। वालेकुम सलाम। रुक, ये सीधा मुंह उठाए कहाँ जा रहा है कमरे में? पता भी है आज महीने की 5 तारीख है, तनख्वाह मिली या नहीं? जी अम्मा, मिली है। दे दे इधर। अम्मा इसमें से कुछ पैसे मुझे दे दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरत है पैसों की। तुझे क्या जरूरत है भाई? मुझे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेके आनी है, उसके लिए भी क्या मैं मोहल्ले वालों से पैसे मांगूं? और रफा कुतामा कहेगी तू क्या चाहती है कि मेरे बच्चे की हलाल की कमाई में तेरे हाथ पर रख दूं और तेरा बाप वहाँ ऐश उड़ाए? मैंने अपने बाप के लिए पैसे नहीं मांगे, मैंने अपने बच्चों के लिए पैसे मांगे अम्मा। अच्छा, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं जो हर महीने तू 3 डब्बे वाले को बेचकर आती है? अरे बस करो यार, दिन भर का थका घर पे आता हूँ तो आप लोगों की चिक चिक सुननी पड़ती है और तुमने तो मेरी जिंदगी जन्नत बना दी है। मैंने क्या, इन्होंने। अरे चुप करो, बकवास कर दियो। तू इसी काबिल है। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शादी के बाद नाइला ने मुझे और मेरे घर वालों को दिली तौर पे कबूल नहीं किया था क्योंकि उसके जहन में उसका कज़न बसा हुआ था। खालिद की शादी के कुछ अरसे बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। नाइला ने बात बात पर मुझसे और मेरे घर वालों से लड़ना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था मेरी दोस्त की शादी के लिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए, क्या किया तुमने उसका? अरे तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह 12,500 रुपये है। 12,500 रुपए तनख्वाह, तो शादी क्यों की थी तुमने मुझसे? मेरी जरूरतों को कौन पूरा करेगा? चोरी करो, डाका डालो, डकैती मारो, मुझे पैसे लाके दो। अरे क्यों बात का पतंगड़ बना रही? नहीं अफोर्ड कर सकता मैं इतने पैसे अभी। तुम तो हुई फकीर, चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ, मैं जाके मांगूंगी अपने बाप से पैसे, चली जाऊंगी शादी में। तुमने तो मुझे पूरे खानदान में भीख मंगी के नाम से मशहूर कर दिया है ना, बस हाथ में मेरे कटोरा लेना बाकी रह गया है। अच्छा रुको, अंकल को परेशान मत करो, मैं किसी दोस्त से उधार मांग लेता हूँ।
शाहिद की तनख्वाह सिर्फ 12,000 रुपये ही तो थी। हमारी परेशानियां देख के फिर हमारे वालिद साहब ने ही तो हमारी मदद की। बेटा मेरी रिक्रूटिंग एजेंट से बात हो गई है, मेरा पुराना शागिर्द है, आपकी जॉब का दुबई में बंदोबस्त हो गया है। बस बेटा आप जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवा लो। अंकल वीज़ा तो लाखों रुपए का होगा, अब टिकट के पैसे अलग, ऐसे कुल मिला के कितना खर्चा होगा? बेटा खर्चा तो 5-5.5 लाख का है, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मेरे प्रोविडेंट फंड के पैसे बैंक में पड़े हैं, वो किस दिन काम आएंगे? वो तुम लोग नहीं का तो है। अरे आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अपना पासपोर्ट बनवाएं और जाने की तैयारी करें। दुबई जाने के लिए रिक्रूटिंग एजेंट ने मुझसे 5-5.5 लाख रुपए मांगे थे। मेरे इतने वसाइल नहीं थे और नाइला ये चाहती थी कि मैं दुबई जाऊं ताकि वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार सके, और इस आड़े वक्त में सिर्फ और सिर्फ मेरी वालदा मेरे काम। दिल लगा के पढ़, अगर तू इस बार फेल हुई ना तो तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में, पता नहीं कहाँ तेरा ध्यान रहता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अरे बेटा आ इधर आ, कुछ देर माँ के पास भी बैठ जाएगा। जी अम्मी। बहुत थका हुआ लग रहा है। जी अम्मी थक गया आज मैं। अच्छा ये बता, वीज़े का बंदोबस्त हुआ? अम्मा वीज़ा तो मिल रहा है मगर कीमत है 5 लाख रुपए। अब सोच रहा हूँ किसी से कर्जा ले लूँ, वरना यकमुश्त तो मैं पूरे 50 साल तक भी 5 लाख जमा नहीं कर सकता। ले, अरे ये चूड़ियाँ मैंने अच्छे वक्तों में बनवाई थी, बहुत भारी चूड़ियाँ हैं, तू इनको लेकर जा, बेच और इंशाल्लाह तेरा काम हो जाएगा। ले। अरे अम्मा ये अब्बा की निशानी है और ये कल आफिया के काम आएंगे। अरे इसका तो अभी दूर दूर तक कुछ पता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं आया अभी जो तू इतना परेशान हो रहा है आफिया के लिए। जब इसका रिश्ता आएगा तो सब हो जाएगा। अल्लाह मुसब्बुल असबाब है बेटे। और तुम्हारा और नाइला का झगड़ा जो रोज रोज होता है ना बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरह से घर टूट जाता है। तो शाहिद के दुबई जाने के बाद कोई हालात बेहतर हुए थे? दुबई जाने के बाद तो वो मुझसे बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गए। उन्हें तो मेरे बच्चों का भी ख्याल नहीं था। जो पैसे वो मुझे भेजते थे वो मेरी सास के नाम पे ही आते थे, जिस वजह से मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। एक दफ़ा मैं बीमार हो गई, मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय मेडिकल स्टोर से 10 रुपए की गोलियां खिलाती रही, हालांकि मुझे मलेरिया हो गया था। और एक दिन बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटे? अब्बू तबीयत ठीक नहीं है मेरी, बहुत तेज़ बुखार है मुझे। तो आपने दवा ली? दवा कैसे लाऊं अब्बू? दवा लाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अरे तो ये शायद तुम्हें पैसे नहीं भेजता बेटा। वो मैं जरा चाय बना लूं। अब्बू शायद सारे पैसे अपनी अम्मी को भिजवाते हैं, उसमें से मुझे कुछ नहीं मिलता। इतने पैसे भी नहीं मिलते कि मैं अपने मोबाइल में बैलेंस डलवा लेती। खुदा के वास्ते अब्बू मुझ पे रहम करे, या तो मुझे कुछ पैसे दे दे या मुझे यहाँ से ले चले। मैं और मेरे बच्चे मर जाएंगे वरना यहाँ पे। निकाल ली दिल की भड़ास। अरे मैं तो इसीलिए जानबूझ के अकेला छोड़ के गई थी। सब सुन रही हूँ मैं कमरे में क्या क्या बातें कर रही तू अपने बाप से। अरे तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा तेज बुखार है मेरी बच्ची को है, और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुम लेके जाती इसको डॉक्टर क्या? अरे मेरी बच्ची को मारना चाहती हो तुम? अरे हमारे नसीब ऐसे कहाँ जो इससे हमारी जान छूट जाए। दवाई लाके दी है, पूरा पत्ता लाके दिया इसे बुखार का, ये नहीं खाया तो इसमें मेरा कसूर है क्या? कोई काम काज नहीं करती, सारा दिन पलंग पे पड़ी रहती है। ठीक है मैं ले आऊंगा अपनी बेटी को अपने पास। चलो बेटा। नहीं अबू, मैं शाहिद से पूछे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। बस बस रहने दे शाहिद की हिजवंती, शाहिद के बगैर नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा है, संभाल लूंगी मैं उसे। तू चल यहाँ से। चलो ना, उठो ना, लेके जाओ। बेटा आओ चलो। वकील साहब सारे फसाद की जड़ मेरे ससुर है, वो 1 नंबर के लालची और खुदगर इंसान है। उन्होंने जब देखा कि मैं नाइला को हर महीने 50,000 रुपये महीना भेजता हूँ, नाइला को और मेरे बच्चों को अपने साथ घर ले गई। अरे और तो और, नाइला जाते जाते अपने जेवर के साथ मेरी बहन का भी जेवर लेकर चली गई, जो मेरी माँ ने उसकी शादी के लिए बना के रखा था। वो तो मेरी शराफत थी कि मैंने FIR से उसका नाम कटवा दिया था।
तो ये बताइए कि ये फिर तलाक तक बात कैसे पहुंच गई? दरअसल मुझे ये पता चला कि अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। हेलो। हाँ हाँ शाहिद बेटा। जी अम्मी, खैरियत? कैसे फ़ोन किया? खैरियत ही तो नहीं है, जब भी तो तुझे फोन किया है। तेरी बीवी तो हमारे मुंह पे कालक मल रही है। क्या? अब क्या किया नायला ने? अरे अभी तेरी बहन आफिया ने बताया है कि दोनों पार्लर में आइसक्रीम खा रहे हैं। और अम्मा ये भी तो बताएं दोनों हाथ में हाथ मिलाए कितना खुश थे। खानदान वाले हमारे ऊपर थू थू कर रहे हैं, हमारी तो नाक काट के रख दी। मैंने तो ये तक सुना है कि नाइला का बाप तुझसे तलाक दिलवाने के बाद खालिद से शादी करवा देगा। अम्मा, उस औरत ने आज तक मुझे शौहर तस्लीम ही नहीं किया। अरे वो जब हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती तो हम उसके पीछे क्यों भागे? अम्मा, मैं उसे आज ही तलाक भेजता हूँ। इस्लामी क़वानीन के तहत शादीशुदा औरत अपनी जायदाद या आमदनी से एक पैसा भी अपने घराने पर खर्च करने की पाबंद नहीं है। औरत की आमदनी पर सिर्फ उसका हक है। इन लोगों ने मुझ पे बहुत ही झूठे और बेहुदा इल्जाम लगाए। खालिद मेरा कजन है, शाहिद खान के बहुत कच्चे हैं। उन्होंने मुझे एसएमएस पे एक तलाक भिजवा दी। तलाक के बाद तो वो बच्चों का खर्चा भी नहीं उठा रहा और मेरे फ्लैट का दावेदार बन के बैठ गया है। लेकिन उन्हें जब पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं एक फ्लैट की मालिक बन गई हूँ तो उनकी नीयत बदल गई, वो वापस आ गए। मैंने गुस्से की हालत में तलाक दी थी और एक आलम से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि एक तलाक के बाद रुजू किया जा सकता है। तुमने तलाक को मजाक समझ रखा है? तुम्हारी माँ बहनें मेरे बारे में कितनी गंदी गंदी बातें खानदान में फैलाती थी कि मैं इस आदमी के साथ घूम रही हूँ, मैं उस आदमी के साथ घूम रही हूँ। तुमने मुझे सफाई का मौका दिए बगैर तलाक भेज दी और अब तुम चाहते हो कि मैं जानू में वापस चली जाऊँ? मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। देखो शायद मुझे तुम्हारी माँ बहन पे कोई भरोसा नहीं है। ये ऐसे ही सात लंदे होती हैं जिनकी वजह से बहू जलकर हलाक होती है। नहीं, अब नायला आपके साथ नहीं रहेगी। मैं नायला को अपने घर ले जाने की बात नहीं कर रहा और मुझे पता है कि नायला ने एक फ्लैट लिया, हम उसमें रहेंगे। ओहो, तो ये जायदाद की लालच में तुम वापस आए हो। याद रखो, मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। अब तुम दो तलाकें और दो और मेरी बेटी को अपने निकाह से आज़ाद करो। आज़ाद कर दूं ताकि ये औरत खालिद से शादी कर ले और तुम लोग मेरी कमाई दौलत पर ऐश कर सको। और जो फ्लैट लिया तुम लोगों ने वो भी मेरी ही कमाई से लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को बाकी की 2 तलाकें चाहिए तो फिर फ्लैट मेरे नाम कर लो। लालची, कमजोर, खुदगर्ज, तुम तलाक नहीं दोगे तो क्या हुआ? मैं कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट से तलाक लूंगी। सर, मैं तो सुलह करने ही गया था और मैंने आपको बताया ना कि सारे फसाद की जड़ मेरे ससुर हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ मेरी बीवी को भड़काया, अदालत में जाके खुला दिलवाया। वतन से दूर नायला और बच्चों को एक आसूदा ज़िंदगी देना चाहता था। हालांकि माँ और बहन को मैं अकेले छोड़ कर गया था। मैं दिन रात किसके लिए मेहनत कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अगर नायला सिर्फ ये चाहती थी कि मैं उसे पैसे भेजूँ, माँ और बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी। शायद साहब, अब बच्चों की कस्टडी का केस फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों पर अक्सर अदालत माँ का हक तस्लीम करती है। सर, मैं बच्चे लेना भी नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे अपनी माँ के पास ही रहें और मैं बच्चों को हर महीने खर्चा भेजता रहूँगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझे इतना हक दिया जाए कि बच्चों से मिल सकूँ। वो फ्लैट, उस पर भी मेरा हक है सर, क्योंकि वो मेरी ही कमाई से बना है। आपके पास कोई सबूत है कि वो फ्लैट आपकी बीवी ने आपके भेजे हुए पैसों से बनाया है? कोई दस्तावेजी सबूत, कोई बैंक ड्राफ्ट, कोई चीज़? सर, मेरे पास ड्राफ्ट्स की कुछ कॉपियाँ मौजूद हैं, बाकी मैं ढूंढ लूँगा। शायद साहब, अधूरे एविडेंस से काम नहीं चलेगा। इस सारे अरसे में आपने जितने पैसे अपनी वाइफ को भेजे हैं उन सब का दस्तावेजी सबूत होना ज़रूरी है। अदालत ज़बानी कलामी बातों से नहीं चलती है। मुझे बताएं कब से खर्चा नहीं दे रहा वो आपको? देखिए, हम अलग से मेंटेनेंस का दावा भी फाइल कर सकते हैं। आपके बच्चों को उनका हक ज़रूर मिलेगा। और रही बात इस प्रॉपर्टी के हवाले से, तो वो भी आप परेशान ना हो। अगर ये अदालत में जाके सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन भी दायर कर देते हैं तो तब भी हम दिफा कर सकते हैं।
बस आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड करनी होगी, प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदी, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी। परेशान ना हो, हर चीज़ का हल होता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि लीगल हल पे जाने से पहले अगर हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करें, हो सकता है किसी ने कान भरे हों उसके, बात करके देखते हैं अगर कोर्ट कचहरी से बाहर मामला हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अबे बेटा पानी पिलाओ। जी भाई। भाई एडमिट कार्ड्स आ गए हैं तो फीस जमा करवानी है। अरे मुझे तो अपनी बात कर लेने दे, बीच में बोल पड़ती है। पानी दे भाई को पहले ठंडा। ये कर दें वो कर दें, हम ही नहीं खत्म होते इस बेचारी के। अच्छा ये बता, वकील से बात हुई, क्या कहा उन्होंने? माँ बात हुई है, बड़ा तगड़ा वकील की है। अच्छा कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए उन्होंने, खैर उसका तो अरेंज कर लूँगा। हाँ माँ, वकील साहब कह रहे थे कि फ्लैट की मिल्कियत का दावा हम कर सकते हैं। बहुत थक गई हूँ मैं आज। अम्मी मेरी आइसक्रीम। चॉकलेट। अरे भाई मैं रक्शे में गई थी और रक्शे में वापस आई। अब दुकान पे कहाँ उतरती तुम लोगों की चीज़ें लेने के लिए। ऐसा करो तुम लोग खालिद अंकल के साथ चले जाओ, ठीक है? जाहिर है ये खालिद अंकल ही तो हैं जो इस घर में सबसे ज़्यादा फालतू हैं। अच्छा, अब आप मेरे बच्चों को चीज़ भी नहीं दिला सकते, ठीक है भाई? ये क्या कर रही हो? पैसे निकाल रही हूँ और क्या कर रही हूँ। ये लो बेटा, कोने पे जाना, दुकान पे चीज़ लेके सीधे वापस आना। अच्छा, वहाँ से आगे मत जाना। एक तो तुम ना बहुत टची हो, ज़रा सा मजाक भी नहीं समझती। अरे इन बच्चों की वजह से तो घर में रौनक है। चलो बच्चों, हम पार्क भी जाएंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, और अपने पैसे अपने पास रखो। खालिद अंकल जिंदाबाद। नाइला बेटा, एक मिनट मेरी बात सुनो। जी अब्बू। बैठो। वो दरअसल बच्चों के सामने बात नहीं कर सकता था। आप आमना कबीर के पास गई थी, क्या कहा? वो आपका केस ले लिया? केस कैसे नहीं लेती, आपको तो पता ही है ना, मैं तो बात बात पे रो पड़ती हूँ। बस मेरे आंसू देखते ही मोम हो गई वो। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो शाहिद से बात करेंगी। हो सकता है ये मसला अदालत के बाहर ही हल हो जाए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब से बात हो सकती है? मैं एडवोकेट आमना कबीर बात कर रही हूँ। जी मैं शाहिद ही बात कर रहा हूँ, फरमाइए। असल में आपकी साबिका बीवी नाइला मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले। वो कह रही थी आप गालिबन उनके फ्लैट पर दावा करना चाह रहे हैं। जी वकील, हमने भी कर लिया, आप बताइए। देखिए, मैं चाह रही थी कि इस किस्म के मामलात अदालत में जाने के बजाय अगर घर में मिल बैठ के तय हो जाएं, घर का मामला है, घर में ही बैठ के सेटल कर लेते हैं। किसका फोन है? फोन होल्ड कीजिएगा। कबीर हैं एडवोकेट, अदालत से बाहर सारे मामला तय करना चाहती हैं। आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कह दे हमें कोई बात नहीं करनी इन लोगों से, मना कर दे। मैडम, क्या नाइला और उसके वालिद इस बात पर राजी हैं? जी जी बिल्कुल, उनकी कॉन्सेंट से ही उनके बिहाफ पर मैं आपको कॉल कर रही हूँ। देखिए बात यह है कि अरे लल्लू, तू क्या बात करेगा? फोन मुझे दे। हेलो, हाँ मैं शाहिद की माँ बोल रही हूँ। अरे हमें नाइला और उसके बाप से कोई बात नहीं करनी, वो लोग इस काबिल ही नहीं है, बदमाशी पर उतर आए। अरे आप क्या जानती हैं, उसने तो इतना मारा है, मुझे जख्मी कर दिया मार मार के। जो गुजरी है ना मुझ पे गुजरी है। हमने भी वकील किया है, अदालत में केस दायर हो गया है हमारा और सम्मन भी जारी हुआ है। हाँ अब तक तो मिल भी गया होगा, अब देखेंगे हम तमाशा। हेलो हेलो, मैं बात कर रहा था ना। बदतमीज किस्म के लोग हैं। कोई बात बनी? बात क्या बनी, वो तो खातून मेरी बात नहीं सुनना चाहती। जरा मेरी उनसे नाइला के वालिद साहब से तो बात करवाओ, पता करो कि कोई कोर्ट की तरफ से नोटिस वगैरह तो नहीं आया। ये तो कह रहे हैं कि हमने वकील कर लिया है और प्रॉपर्टी के लिए हम दावा करने लगे। सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन के मुकदमे में अदालत पेश किए गए शवाहिद की रोशनी में जायदाद की मिल्कियत की तब्दीली
और कब्जे का फैसला किसी एक फरीक के हक में करती है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट घर से दूर दिन रात मेहनत कर करके पैसे भेजते रहे कि यहाँ उनका एक फ्लैट बन जाए। सर, फ्लैट तो बन गया, मगर मेरे क्लाइंट का नहीं, आमना साहिबा की क्लाइंट नाइला का। योर ऑनर, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है जिससे ये बात साबित होगी कि इस फ्लैट की बुकिंग से लेके इसके पोजीशन तक प्लेंटिफ का 1 रुपया भी इस फ्लैट पर खर्च नहीं हुआ। योर ऑनर, इस फाइल में वो तमाम रिकॉर्ड है जिससे ये बात साबित होगी कि इस फ्लैट की खरीदारी में मेरी क्लाइंट नाइला का ही पैसा खर्च हुआ है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट शाहिद साहब इस फ्लैट पे हक मिल्कियत का दावा रखते हैं। असल हकाइक क्या है, ये जानने के लिए मैं चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को बयान देने की इजाजत दी जाए। इजाज़त है। मैं बैरून मुल्क जाने पर बहुत खुश था, इसलिए कि मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा और अपनी फैमिली को भेजूंगा ताकि यहाँ पर मेरा अपना घर बन सके। मगर नाइला ने यहाँ मेरे नाम से घर नहीं बल्कि अपने नाम से घर बनवाया। जैसा मैं अरसा 10 साल से अपने मुल्क से दूर, अपने घर से दूर वही मैं जॉब कर रहा हूँ। सब मेहनत मैं किसके लिए कर रहा था? अपनी फैमिली के लिए, अपना घर बनाने के लिए। क्योंकि जैसा कोई भी मर्द खुशी से अपनी बीवी को तलाक नहीं देता, मगर नाइला के वालिद ने मेरा घर बसने नहीं दिया। दुबई जाने के बाद जब तक नाइला मेरे घर में रही, उसे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है जय साहब कि नाइला अपने घर जाते जाते मेरी बहन का भी जेवर लेगी और अपना भी जेवर लेगी। हेलो हेलो शाहिद बेटा, बेटा हमारे ऊपर तो कयामत टूट पड़ी है बेटा। मनहूस कहीं की जाते जाते बहुत बड़ा हाथ मार के चली गई। क्या क्या किया नाइला ने? अरे क्या बताऊं कि उसने क्या कुछ नहीं किया। अरे सारा जेवर लेकर चली गई है। यहाँ तक कि मैंने अपनी बच्ची के लिए 2 नए सेट बनवा कर रखे थे उसकी शादी के लिए, वो तक नहीं छोड़े उसे। आप मुझे दें अम्मी फोन। भाई, मैं भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें अपना जेवर हरगिज नहीं हड़पने दूंगी। भैया प्लीज पाकिस्तान वापस आ जाएं। अम्मा से बात कराओ मेरी। ला दे। हाँ बेटा बोलो। अम्मा, आपको पूरा यकीन है कि ये जेवर नाइला ही लेकर गई है? नहीं, मैंने चोरी किया है। अरे तू तो सारी जिंदगी चोरों का गुलाम ही बना रहेगा। और आज शाहिद बेटा सुन ले, मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। मैंने चोर का नाम और पता भी बता दिया है। अम्मा, आप FIR से नाइला का नाम कटवा दें। वो बदबख्त मेरे बच्चों की माँ है। मेरे बच्चों को उसकी जरूरत है। अगर पुलिस ने नाइला को अरेस्ट कर लिया तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे। अम्मा, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को उसके अखराजात के लिए रकम नहीं देता तो बीवी अपना हक हासिल करने के लिए सालसी काउंसिल से रुजू कर सकती है। योर ऑनर, मैं अदालत के इल्म में ये बात लाना चाहूँगा, मेरे क्लाइंट के ससुर 2 कमरे के मामूली से फ्लैट में रहते थे। बाद में उन्होंने झगड़ा बढ़ाया, नाइला साहबा और बच्चों को अपने साथ ले गए और एक घर का बड़ा पोर्शन किराए पे लिया। और योर ऑनर, उस पोर्शन का किराया माहाना 30,000 रुपए जाता था, जबकि मेरे क्लाइंट अपनी बेगम को हर माह मुतवातिर 50,000 रुपए भेजते थे। योर ऑनर, वकील साहब के क्लाइंट से क्या कुछ सवालात मैं भी कर सकती हूँ? इजाज़त। शाहिद साहब, अभी आपके वकील साहब ने आपके दिफा में कहा कि आप माहाना 50,000 रुपए बड़ी बाकायदगी से अपनी बीवी को भेजते रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके बच्चों की माहाना स्कूल की फीस कितनी जाती है? जी, 10-10 हज़ार रुपये। क्या आपको ये बात भी मालूम है कि ये 10-10 हज़ार रुपया कंसेशनल फीस है, क्योंकि आपकी बीवी उस स्कूल में पढ़ाती हैं, इसलिए आपके बच्चों को रियायत मिलती है? क्या आपके इल्म में है कि आपके बच्चे जो रोजाना वैन में स्कूल जाते हैं वो माहाना ट्रांसपोर्ट की फीस कितनी देते हैं? यही कोई 5-5 हज़ार रुपये होगी। 5-5 हज़ार, तो 10 हज़ार तो ट्रांसपोर्टेशन फीस होगी, 20,000 रुपया ट्यूशन फीस और 10,000 रुपया ट्रांसपोर्ट के, 30,000 तो यही हो गए। और रही बात इस फ्लैट के हवाले से, तो क्या इस फ्लैट की माहाना किस्त आप अलग से भिजवाते थे? जी, दुबई से कोई ना कोई मेरा जानने वाला पाकिस्तान आता था तो मैं इसके अलावा भी पैसे भेजा करता था। उसका आपके पास कोई सबूत है, कोई तहरीरी रसीद, कोई स्टेटमेंट जिससे आप अदालत में प्रूफ कर सकें कि आप माहाना किस्त के पैसे भिजवाते थे? नहीं। तो सबूत के बगैर तो आपका दावा भी झूठा हुआ।
योर ऑनर, मेरी क्लाइंट नाइला किन मुश्किल हालात से गुजर रही थी जब तक वो अपने ससुराल में रहती थी सर, क्योंकि उस वक्त शाहिद साहब तमाम पैसे अपनी वालिदा को भिजवाते थे और इनकी वालिदा नाइला और उनके बच्चों के लिए कोई पैसे नहीं देती थी सर। इसी वजह से ये इनका मकान छोड़ के अपने वालिद साहब के घर गई और बड़ा घर सर किसी अयाशी की गर्ज से नहीं लिया गया, बड़ा घर किराए पर इसलिए लिया गया ताकि कोई एक्स्ट्रा आमदनी का जरिया बन सके सर। अपने बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए ही नाइला साहिबा को जॉब करनी पड़ी और उनकी जॉब की वजह से उनको बहुत सी फैसिलिटीज मिली, यहाँ तक कि उनको अपने ऑफिस से लोन भी मिला जिससे इस फ्लैट की बुकिंग के लिए पैसे अदा किए गए और इस लोन की रसीद भी योर ऑनर इस फाइल में लगी हुई है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने जिन एक्स्ट्रा पैसों का जिक्र किया जो अपने जानने वालों के साथ भेजते थे, अगर अदालत हमें वक्त दे तो हम इन लोगों को लाके यहाँ पे खड़ा कर देंगे और अपने हल्फिया बयान में ये बात साबित कर देंगे। और योर ऑनर, मिस आमना 50,000 रुपये माहाना भेजने वाली बात तो इस तरह कर रही हैं जैसे वो महज 5,000 रुपये हों। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट अरसा 10 साल से दुबई में जॉब कर रहे हैं और तकरीबन 10 साल से वो हर माह 50,000 रुपये भेज रहे हैं। योर ऑनर, 10 साल पहले 50,000 रुपए की एक वैल्यू थी। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट किन हालात में शाहिद साहब का घर छोड़कर अपने वालिद साहब के घर गई और किन तकालीफ से गुजरकर एक फ्लैट खरीदा, मैं चाहूंगी कि अदालत में आकर वो अपना बयान कलमबंद करवाएं। आपकी क्लाइंट अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकती है। जी नाइला साहिबा, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगी? इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं और मेरे बच्चे शाहिद की जिम्मेदारी थे, लेकिन मेरे बूढ़े बाप को बुढ़ापे में काम करना पड़ा। पूरा दिन बैठ के मेरे साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। और जज साहब, मैं आपको बताती चलूं कि शाहिद ने मुझे तलाक क्यों दी है। दरअसल इन्होंने दुबई में दूसरी शादी कर रखी है जिससे इनकी बेटी भी है, इसलिए वो मेरे और मेरे बच्चों के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे थे। हम उन पर बोझ बन गए थे। ये फ्लैट मैंने अपनी मेहनत से, अपने वसाइल से बनाया है। वो मुझे तलाक दे चुके हैं, उस पर इनका कोई भी हक नहीं है। किसी भी सूरत अपने बच्चों का फ्लैट इनके नाम नहीं करूंगी, मैं नहीं दूंगी इनको। योर ऑनर, मैं नाइला साहबा से कुछ सवालात करना चाहूँगा। इजाज़त। नाइला साहबा, ज़रा ये बताइए कि आपने जॉब कब से शुरू की? तकरीबन 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो गए, लेकिन फ्लैट की बुकिंग को तो 5 साल हो गए। जी, वो मैंने अपना जेवर बेच के करवाई थी। अच्छा, तो ये वही जेवर था जो आपने ससुराल से चोरी किया था और जिसकी FIR कटी थी? मैंने कोई जेवर नहीं चुराया। मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। ये झूठा इल्जाम ही था जो इन्होंने FIR से नाम कटवाया। आपने मेरे क्लाइंट पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने दुबई में दूसरी शादी कर ली है और इस दूसरी बीवी से एक औलाद भी है। आपके पास इस बात का कोई सबूत है? जी, मुझे उनके दोस्त ने बताया है। कैसे दे रहे हो ये? भाभी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। आप कब आए दुबई से? मुझे 2 दिन हो गए और मैं जब भी हर साल छुट्टियां मिलती हैं मैं फैमिली से मिलने के लिए यहाँ चला आता। एक आप हैं और एक शाहिद है। 10 साल में इसको आज तक एक भी छुट्टी नहीं मिली अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए। भाभी, अब क्या बताऊँ, आप मेरा नाम न लीजिएगा क्योंकि पुरानी दोस्ती है। अच्छा चलें, छोड़ दें। अरे क्या बात है, आप मुझे बताइए ना। शाहिद ठीक तो है ना? असल में वो ठीक तो हैं, पर उसने एक वहाँ पर फिलिपिनो लड़की से शादी कर ली है और उससे बेटी भी है। क्या कह रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं ना? इल्जाम लगा रहे हैं आप शाहिद पे? नहीं भाभी, ये देखिए। नाइला, क्या मैं अदालत को बताऊं कि दरअसल मेरे क्लाइंट ने आपको तलाक नहीं दी थी, आपने उनसे खुला ली थी, जिसकी वजह यह थी कि आप उस फ्लैट पे कब्जा करना चाहती थी और आपका अपने कजन के साथ यहाँ पे रोमांस चल रहा था। जैसे ही वो फ्लैट की कीमत पूरी हुई, आपने मेरे क्लाइंट को मजबूर किया कि वो आपको तलाक दे। उसने एक तलाक दी, लेकिन वो फिर पैचअप करना चाह रहा था, लेकिन आपने ऐसे हालात पैदा किए कि वो बेचारा मजबूर हो गया और आपने अदालत से खुला ली। वकील साहब, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं एक शरीफ और खानदानी औरत हूँ। 10 साल से मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हूँ।
माँ और बाप दोनों बन के पाल रही हूँ मैं अपने बच्चों को। इस तरह की लैंग्वेज यूज करने से पहले आपको सोचना चाहिए कम से कम। योर ऑनर, हकीकत तो ये है कि मिस नायला ना कभी अपने शौहर के साथ रहना चाहती थी और ना ही घर बसाना चाहती थी। और इस फ्लैट की कहानी 1-2 दिन की नहीं है, इसके पीछे पूरी एक प्लानिंग है। योर ऑनर, इन्होंने पहले जानबूझ के झगड़ा किया, अपने वालिद के घर पे शिफ्ट हुई, इसके बाद ना सिर्फ अपने जेवर बल्कि अपनी नंद के जेवर पे भी कब्जा किया। योर ऑनर, इस सारे सिनेरियो में मेरे क्लाइंट को क्या हासिल हुआ? सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। योर ऑनर, इस फ्लैट की बेनामी ट्रांजैक्शन हुई है। फ्लैट के लिए पैसे मेरे क्लाइंट भेजते रहे और फ्लैट पे कब्जा मिस नायला ने कर लिया। योर ऑनर, इस फ्लैट के असल हकदार मेरे क्लाइंट हैं। मेरी अदालत से गुजारिश है ये फ्लैट मेरे क्लाइंट के नाम पे ट्रांसफर करवाया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, वकील साहब के क्लाइंट का ये दावा सिर्फ लालच और पछतावे पर मबनी है। सर, मेरी क्लाइंट पर भरी अदालत में कीचड़ उछाला गया। योर ऑनर, शाहिद साहब की लालच और जहनियत तो देखिए कि जब बीवी को तलाक देने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये तो एक प्रॉपर्टी ओनर है, तो फिर पछतावा होने लगा। और पछतावा इस हद तक बढ़ गया कि इनके घर जाकर इन्हें धमकियां देने लगे। यहाँ तक कहा कि तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा, तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन लूंगा, तुम्हें अगवा करवा दूंगा। योर ऑनर, हर तरीके से हरास किया गया मेरी क्लाइंट को। सर, हम तो हरासमेंट की रिपोर्ट इनके खिलाफ दर्ज कराना चाहते थे कि वकील साहब के जरिए इन्होंने ये इकदाम उठा लिया, इस प्रॉपर्टी पर दावेदार बन गए। योर ऑनर, ये दावा तो किया, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये अदालत में नहीं दे सके। योर ऑनर, अपनी लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम में ये किस तरह 3 घरों के अखराजात उठा रहे थे कि अपनी वालिदा को भी पैसे भेजते, इनको 50,000 भेजते, अपना खर्चा भी उठाते, अपनी दूसरी बीवी का खर्चा भी उठाते और उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे अपने दोस्तों के हाथ इन्हें भिजवाते। योर ऑनर, ये दावा सरासर झूठ है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट्स ने एक लीगल और क्लियर तरीके से ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर लीज करवाई है। इसकी तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन अदालत के सामने मौजूद है। प्लेंटिफ का ये दावा सरासर बदनीयती की बुनियाद पर कायम किया गया। मेरी क्लाइंट को खुला लेने के बाद हरासा करने के लिए ये दावा किया गया। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस झूठे बेबुनियाद दावे को रद्द किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। मुद्दई मुद्दा अलैह ने जो दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश किए हैं, उनको देखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुद्दई का दावा झूठा है। मुद्दई ने जो तमाम दस्तावेजात अदालत में पेश की हैं उसे वो साबित नहीं कर सके। दस्तावेजी सबूत से ये साबित होता है कि मुद्दा अलैह ने जो कागजात अदालत में पेश किए हैं वो उनकी मालिका भी हैं और उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया है। लिहाजा ये अदालत मुद्दई का दावा खारिज करती है, अदालत बर्खास्त की जाती है। कोड नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।